नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आज उपचुनाव वाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा ऐलान करने वाली है। यानी कि यहां पर नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस किस चेहरे को यहां पर बड़ा मौका देती हुई नजर आती है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कल है, क्या उसके चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें निकालने में कामयाब रहती है। और जिस तरह से यहाँ पर मायावती पहली बार उपचुनाव में उतरती हुई नजर आ रही हैं और उपचुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगी या फिर नहीं। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतती है समाजवादी पार्टी और उसके बाद उपचुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव के ताबड़तोड़ बयान, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सियासी हमले, क्या इसके चलते समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब होगी? क्योंकि 5 सीटें सपा का गढ़ हैं और अन्य 5 सीटों पर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी? वहीं अगर बात की जाए चंद्रशेखर रावण की तो चंद्रशेखर रावण भी लोकसभा चुनाव नगीना से जीतते हैं, उसके बाद संसद तक पहुंचते हैं। संसद में पहुंचकर जनता से जुड़े हुए, आम लोगों से जुड़े हुए, दलितों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं और उस पर विपक्ष की बोलती बंद करते हुए नजर आते हैं। तो क्या चंद्रशेखर रावण नगीना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने से पहले जो रणनीति लेकर चले थे, जो स्ट्रेटेजी लेकर चले थे, क्या उसी रणनीति के तहत इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने में कामयाब होंगे? और अगर जीतते भी हैं तो कितनी सीटें उनके पाले में आती हुई नजर आएंगी? इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है, नगीना से पहली बार लोकसभा चुनाव में खड़े होते हैं, उसके बाद यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं, संसद जाते हैं, संसद जाने के बाद चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं विपक्ष की बोलती बंद करते हुए नजर आते हैं। तो 10 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुके हैं, तो क्या यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जीत दर्ज कर पाएंगे? और अगर जीत दर्ज करते हैं तो कितनी सीटें निकालने में कामयाब रहेंगे? क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, देखिए आज़ाद जिस तरीके से समाज के उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं उसका लाभ तो उनको मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपने देखा कि नगीना सीट पर जब वो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने बस यही बोला था कि एक बार आप मुझे सांसद बना दीजिए, मैं आपकी आवाज़ बनता हुआ नजर आऊँगा। वाकई में वही आप देखिए, वायु विमान का मुद्दा उठाते हैं कि उनकी माँ आज तक कभी भी विमान में नहीं बैठी हैं, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए और देश के सभी उन लोगों को मिलना चाहिए जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो एक सपना लेकर बैठते हैं। तो आप देखिए किस लेवल पर जाके सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी के दिमाग में भी ऐसी बातें नहीं आती है। वो चंद्रशेखर आजाद मुद्दा उठाते हैं, नीट का मुद्दा उठाते हैं, हाथरस का मुद्दा उठाते हैं, छुआछूत का मुद्दा उठाते हैं और वहीं पर अगर देखा जाए जातीय जनगणना, ऐसे आरक्षण, नियुक्तियां, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं आजाद की जो रणनीति है वो उभरती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सीएम पद के दावेदार भी चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आपने देखा कि इस बार जब संसद सत्र स्टार्ट हुआ था तो चंद्रशेखर आजाद की जो वॉचिंग टाइम थी वीडियो की, वो सबसे ज्यादा थी नेताओं में। वहीं पीएम मोदी की देखा जाए तो बहुत ही कम थी। तो आप देखिए कि किस तरीके से कंपैरिजन होने लगा है। अगर कुछ दिन तक अगर चंद्रशेखर आजाद इसी तरीके की रणनीति बनाते रहे और जिस तरीके से एकदम ग्राउंड लेवल पर वो जाकर सोचते हैं, अगर यही सोचना उनका जारी रहा तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए खतरे के तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी आप देखेंगे मायावती के लिए वो बड़ा खतरा बन गए हैं। दलितों का वोट बैंक जिस तरीके से उन्होंने साधा है, जिस तरीके से सेंधमारी की है, आपको क्या लगता है कि मायावती पहले ही अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, अब आजाद की वजह से कहीं ना कहीं उनका ये संघर्ष दोगुना होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का कद इस बात से भी लगाया जाता है कि अनुप्रिया पटेल, आप देखिए कि जयंत चौधरी उनके दोस्त थे, वो तारीफ करते ही हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी के कई नेता तारीफ करके खुलकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद की। बीच में ये भी मायने लगाए जाने लगे थे कि आजाद उनके साथ गठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आजाद ने अकेले ही ताल ठोकने के कहीं कहीं प्लान बना रखा है, लेकिन यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ने का कारण है। पहले 2 सीटों पर उपचुनाव में उतरने वाले थे, करहल और बिजनौर सीट पर, लेकिन अब जब उनको लगा कि उनका लगातार जनाधार बढ़ रहा है, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी के नेता भी उनके बारे में बात कर रहे हैं, तब वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। तो देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनकी जो रणनीति है वो बढ़ रही है। जो सोचा था वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से काम करेंगे तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में बड़े नेता
नेता के तौर और आगे चलकर सीएम पद के दावेदार के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में बड़े नेता के तौर पर देखे जा सकते हैं, साथ ही सीएम पद के दावेदार भी बन सकते हैं। और देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। तब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को जिस तरह से लेकर चले हैं राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव जीते हैं नगीना से, तब से तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से माही ने बताया उनकी बात करती हुई नजर आ रही हैं, चर्चा करती हुई नजर आ रही हैं, और चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो अब ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां आगे की रणनीतियां बनाने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। तो क्या चंद्रशेखर रावण लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए वो रणनीतियां तैयार कर पाएंगे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें निकालने में कामयाब रहे? तो माही क्या लगता है, क्या अगर चंद्रशेखर रावण 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या यहाँ पर गठबंधन करना सही रहेगा या फिर अकेले के दम पर चुनाव लड़ना सही रहेगा? क्योंकि देखा जाए तो एक लोकसभा सीट जीत चुके हैं, 10 विधानसभा सीट उपचुनाव वाली पर दाव लगा चुके हैं। तो क्या इतना मजबूत अपने आप को 2027 तक चंद्रशेखर कर लेंगे कि अकेले के दम पर चुनाव लड़ें और जीत दर्ज कर पाएं? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला कि साधने का प्रयास कर रहे हैं वर्गों को, और जैसे ओबीसी वोट बैंक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब उसमें भी सेध मारी करने की उनकी प्लानिंग है। अभी कांवड़ यात्रा पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर थे, फिर वही मुस्लिम नमाज को लेकर बोले कि 20 मिनट में ऐसा क्या हो जाता है जो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, वहीं 1 महीने कांवड़ यात्रा चलती है। तो ये देखिए एक नॉर्मल बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है। और आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता पुलिस मतदाता के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। वहीं पुलिस लोगों के लिए वहां पर जितने लोग हैं उनके लिए कहते हैं कि 8 घंटे से ज्यादा इनको ड्यूटी क्यों कराई जाती है। तो आप देखिए अलग अलग सेगमेंट के लोगों को ऐसे घेरने का प्रयास करना, उनको साधने का प्रयास करना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक स्टेप बाय स्टेप रणनीति है? उनको ये पता है कि बड़े बड़े काम करने से जनता वोट नहीं देती है, बल्कि उनकी प्रॉब्लम को समझने पर भी जनता वोट देती है। और वही रणनीति उनकी है। कहीं ना कहीं अभी उस सरकार में नहीं है, उनके पास ऐसे पावर नहीं है, तो उनको पता है कि वो कोई वो कानून नहीं बना सकते, कोई संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो जरूर कर सकते हैं जनता की जो परेशानियां हैं उसको संसद में जाके कह सकते हैं, लोगों के सामने कह सकते हैं, सरकार के कामों पर सवाल उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तरीका देखिए, और यही बात है कि जो उनको कहीं ना कहीं 2027 में भी जीत के कगार पर पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर रणनीति के तौर पर देखी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण इतना ही नहीं, आपने देखा कि 2027 के लिए उन्होंने 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या चंद्रशेखर आजाद इस तरीके से ही इतनी आसानी से ये सारी जो राजनीति है उसको नहीं साधेंगे? वहीं मायावती को जिस तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाया कि काशी राम जी के जो सिद्धांत है, जो विरासत है, उसको नहीं आगे बढ़ा रही, वहीं वो अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, आप देखिए कि वो हर भाषण में संविधान लेकर पहुंच जाते हैं, काशीराम जी की बात करते हुए नजर आते हैं। तो इससे तो यही साबित होता है कि जो मायावती काशीराम जी के साथ इतने दिनों तक कार्यरत रही, जिनको उनका विरासत मिला, जिन्होंने राजनीति में उनको लेकर आए, नगीना सीट पर उन्होंने शुरुआत की, वही चंद्रशेखर आजाद रावण भी तो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। और कहीं ना कहीं मायावती को दरकिनार करके काशीराम जी के सिद्धांतों को आगे करना, फॉलो करना और संविधान को आगे करना, इसी बात के प्रूफ है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत बड़ा गेम चल रहा है 2027 को लेकर, या फिर उसके बाद जो भी विधानसभा चुनाव होंगे कहीं ना कहीं वो अपने लिए सीएम पद के दावेदार के तौर पर भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस उनका 2027 और इस बार के उपचुनाव में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर वो 1 से 2 सीटें उपचुनाव में निकाल लेते हैं और विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल, तो अब ऐसे में जिस तरह से चंद्रशेखर रावण रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उपचुनाव वाली अगर कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में 403 सीटों पर अगर यहाँ पर उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। और अगर यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, सीएम पद के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं जिस तरह से, अगर सीएम नहीं भी बन पाते हैं और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोचने पर मजबूर कर देने वाला होगा। और ऐसे में अगर
चंद्रशेखर रावण इसी तरह इसी रणनीतियों के तहत चलते रहे तो बेशक यहाँ पर एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम विपक्षी पार्टियों के सामने तहलका मचाते हुए दिखेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर रावण उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब होंगे या फिर नहीं? इस पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।